बायोसेंसर फॉर पार्किंसन डिजीज नंबर 1 यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस जिन्होंने पंजाब का एग्जाम देना है उनके लिए भी एक रेलिवेंट पॉइंट निकल के आता है। क्योंकि अभी हुआ क्या, जो इंस्टीट्यूट है नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी का मोहाली में लोकेटेड, उन्होंने एक नैनो पार्टिकल बनाया है, नैनो पार्टिकल का यूज करके बायोसेंसर बनाया है जो पार्किंसन प्रॉब्लम, जो सुना है ना सभी ने पार्किंसन डिजीज के बारे में, कई बार जो मूवमेंट होती है हाथ की वो बहुत ज्यादा शिवर करेगी, वो रुकेगी नहीं, आप पकड़ते रहो उन पेशेंट्स को, वो रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। और कई बार स्टिफनेस आएगी तो एकदम से ऐसे हार्ड हो जाएगा, हाथ पत्थर की तरह, तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पार्किंसन डिजीज कभी नहीं सुना आपने? सुना है? कितनों ने नहीं सुना था एक बार भी? ठीक है, हो सकता है हिमाचल वाली एरिया में मैंने नोटिस करा ये पार्किंसन। अच्छा, यहाँ पे कोई पहले तो ऑफेंड मत होना, अब मुझे भी यहाँ पे 11 साल हो गए रहते हुए, मैंने थोड़ा सा ऐसी सोसाइटी का रहन सहन वो कंपेयर किया। हिमाचल में क्या होता है ना, जैसे दादी दादुओं को देखोगे ना, चले रहते हैं, इधर जा रहे हैं, इधर चुगलियां कर रहे हैं, उधर मतलब बात चली रहती है, काफी खुला सा इकोसिस्टम होता है। उनको आप स्टेज पे इधर ले आओ ना तो वो उनको सफोकेशन होती है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था। पार्किंसन डिजीज के केसेस बहुत ही ज्यादा कम आपको हिमाचल में मिलेंगे, कईयों ने सुना भी नहीं होता, तभी मेजोरिटी यहाँ पे हिमाचल वाले ये हैंड रेज कर रहे थे कि हमने सुनी नहीं है। ये एक्टिवनेस बहुत ज्यादा है एल्डर पीपल के अंदर, पर पार्किंसन डिजीज के यहाँ पे अगर केसेस देखोगे आप बहुत ज्यादा है। नंबर 1 शायद इसी वजह से उतना ज्यादा ओपन एरिया नहीं होता, वॉक भी कमी होती है, पार्क्स ही अवेलेबल होते हैं। अपनी साइड थोड़ा एग्रीकल्चर वाला एरिया ज्यादा होता है, फील्ड वाला एरिया ज्यादा होता है, तो चले जाते हैं नेचर में, शायद एक नेचर का भी इम्पैक्ट है। और यहाँ पे भी यही बताया है कि एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक ही रूम के अंदर बैठे रहते हो थ्रू आउट द डे, तो उससे ये पार्किंसन डिजीज के चांसेस बनते हैं। होता क्या है, हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या था? एनसेफेलॉन, ठीक है, ये याद रख लेना है। अब ये जो ब्रेन होता है ना, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ये फोर ब्रेन, जहां पे आपका माथे वाला पार्ट है, देन मिड ब्रेन आता है, ये कान के पास में होता है, एंड हाइंड ब्रेन यानी कि बैक वाली साइड पे होता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ अभी के लिए एक ही याद रखना है, विच इज मिड ब्रेन। हाँ, पर यहाँ की पॉपुलेशन जो थोड़ा एक्टिव रहती है, जैसे वॉक पे मॉर्निंग में भी जाना है, शाम में भी जाना है, वो काफी एक्टिव है। मैं उनको बोल रही हूँ जिनका बड़ा ही सीडेंट्री सा लाइफस्टाइल है, उनमें देखी गई है ये प्रॉब्लम्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ओके जी, जो मिड ब्रेन होता है इसमें भी एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है, इसके अंदर भी टेंडेंसी होती है कि ये डोपामिन रिलीज करता रहता है, और जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां वड्डियां हैं, मसल हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को स्मूदन करता है। अब सोचो, ये जो मिड ब्रेन का सबस्टेंशिया नाइग्रा था, ये डिग्रेड करना शुरू कर जाए तो डोपामिन की उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये डोपामिन आपको खुशी नहीं दे रहा था, ये मेन फोकस कर रहा था कोऑर्डिनेशन के ऊपर। जैसे कान बंद करके चलना, कभी कोऑर्डिनेशन बन जाता है? कभी ऐसे घूमना, ऐसे घूमते रहे, घूमे हो कभी ऐसे बचपन में? रेस लगती थी प्रॉपर कि कौन कितनी देर घूम पाएगा, पर जब रुकते थे तो ऐसे दुनिया भी घूम रही होती थी साथ में। अगेन वो भी किससे एसोसिएटेड होता था? आपके मिड ब्रेन के साथ कान वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कान में भी इनर ईयर ज्यादा रोल प्ले करता है उसमें। खैर, फ्लूइड होता है, सुना होगा आपने, वही फ्लूइड मूव करता है, वही इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को। नाउ ये जो पार्किंसन डिजीज है, इसमें याद रखना ब्रेन का कौन सा पार्ट आएगा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में भी कौन सा? सबस्टेंशिया नाइग्रा। और वो क्या रिलीज करता है? डोपामिन। और ये डोपामिन किसमें हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन को स्मूदन करने में, कि आराम से कोऑर्डिनेशन बना रहे। अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बॉडी कभी कॉन्टिन्यूअसली शिवर करेगी, और जब स्टिफ होएगी तो स्टिफ ही रह जाएगी। तो इसमें ये वाली दिक्कत रहती है, विच इज पार्किंसन डिजीज। जेनेटिक भी है ये, इसके मल्टीपल रीजंस बताए हैं। नंबर 1 जेनेटिक बताया है, अब एनवायरमेंट के साथ भी इसको कनेक्ट करा है, पोल्यूशन वन ऑफ द रीजन बताया हुआ है। तो मल्टीपल रीजंस हैं जो कोलैबोरेट होके पार्किंसन डिजीज को लीड करते हैं। हाँ, ड्रग्स भी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में काउंट होती है। ड्रग्स आपकी जो मिसयूज होता है ड्रग्स का, उसको पॉल्यूटेंट में काउंट करते हैं। सुनो सुनो, जितने भी आपके ये कैनबिस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, ये मेडिकेशन में यूज होती हैं। और इवन आपके जो एलोपैथी के ऊपर चलते हैं हॉस्पिटल्स, ये भी लास्ट में इंजेक्शन इन्हीं चीजों का यूज करते हैं, बताया था। वहां भी तो फेंटानिल के भी केसेस आपने सुने होंगे, वो भी यूज होते हैं। पर इंडिया के केस में देखोगे मॉर्फिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जितनी भी आपकी मेडिसिन की फील्ड है उसमें अलाउड है ये चीजें। तो ऐसे मत सोचना ये पूरा इलीगल है। इलीगल है जब आप इसको मिसयूज कर रहे हो। अब वही वाली बात आ गई, चला ये टॉपिक उसी डायरेक्शन में, फिर वहीं पे प्राइमरी लेवल पे हम बहस करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं। पुराने लोग तो इन्हीं चीजों का यूज करते थे। आज भी देखना चोट वोट लग जाती है खेतों के अंदर, तो
इन्हीं चीजों का यूज करा जाता है, अबंडेंटली अवेलेबल होती हैं। खैर युवा वेला है थोड़ा, तो इस वजह से मिसयूज कर रहा है, अदरवाइज ये इनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अलाउ है कि आप सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हो, इवन अल्कोहल के सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो, उनके ऊपर काम होते हैं, तो चीजें अलाउड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आपके मेडिसिनल फील्ड के अंदर। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नैनो पार्टिकल्स के बारे में सभी ने सुना है, छोटा सा पार्टिकल है, एक टर्म आती है यहां से नैनो बॉट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहां पे चोट लगी है बॉडी के अंदर, वहां भी ये रोबोट्स जाएंगे और उसको क्योर करके आएंगे, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं बॉडी के ऊपर, तो उन्हीं साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए अब फोकस किया जा रहा है नैनो बॉट्स के ऊपर। 10⁻⁹ एन से याद रख लेना, -9 नैनोमीटर्स में जब बात करी जाती है, ठीक है। तो 10⁻⁻⁹। हाँ, ट्यूमर्स के लिए, कैंसर के लिए, हर चीज के लिए, जहां पे भी साइड इफेक्ट आपको मेडिकेशन के अंदर दिखाई देते हैं, वहां पे नैनो बोट्स को यूज किया जाएगा। अभी आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं है, ये नैनो पार्टिकल से बने हैं। अब सुनो, मैं आ रही हूँ उसी पे। अब सबसे जो बेस्ट माना जाता है ना, नैनो पार्टिकल जब भी बनाए जाते हैं, कोई है ऐसा जिसने रिसर्च वर्क करा है साइंस की फील्ड में? कोई भी नहीं। आपने करा है? कौन सी फील्ड में? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फूड सेक्टर में भी नैनो साइंस आ चुकी है अब तो। सुन लो, अब सुनो ध्यान से। कौन सी ज्वेलरी होती है, बोलते हैं ना कि ज्वेलरी आपकी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मतलब महंगा चला गया काम, डायमंड्स महंगा चला गया, क्यों इन्हीं मेटल्स को पहनते हैं, लोहे को क्यों नहीं पहन रहे? हाँ, पर कितनी लड़कियां ऐसी जब पियर्सिंग हुई थी उनको रिएक्ट की थी ये चीजें? नहीं है इधर। वो ना, मुझे हुआ था इन्फेक्शन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हाँ अब देखा, मैंने बोल दिया जब मुझे हुआ था तो सारे हो गया ऐसे, बड़े बड़े पिंपल निकल के आते थे। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सोना है, जिसको आपको सोने के नाम पे बेचा गया है, उसमें भर भर के कॉपर डाला गया था, ठीक है। तभी उसका वजन भी ज्यादा आता था। चलो उस टाइम पता नहीं था, पर ये मेटल जो होती है ना आपकी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, थोड़ी सी तो करनी पड़ती है एडिशन। 24 कैरेट का गोल्ड भी तो आप पहन नहीं पाओगे, थोड़ी सी एडिशन तो होती है। वहां भी उल्टा हो जाता है थोड़ा केस। 24 कैरेट तो मान लिया, वो तो वैसे भी फिजिबल नहीं है चीज, उसमें बहुत ही लो कर दिए जाते हैं कैरेट, ज्यादा कॉपर ऐड कर दिया और बेच दिया सोने के भाव पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस किस पे करना है आपने? रिएक्टिविटी के ऊपर। यानी कि ये जो मेटल होती हैं, ये आपके ना तो एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं, ना तो आपके बॉडी के साथ रिएक्ट करती हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या जो भी लोग पीएचडी करते हो, ज्यादातर आप सुनोगे कि इन्होंने यूज करे गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। अनरिएक्टिव होते हैं, मेडिसिन में बहुत अच्छे प्रूव होंगे, फूड साइंसेस में बहुत अच्छे प्रूव होंगे, जितनी भी फील्ड्स हैं, गोल्ड का ही पार्टिकल आप यूजुअली सुनोगे। और भी यूज हो सकते हैं, सिल्वर का भी होता है, एनी एलिमेंट आप इसमें पिक कर सकते हो। इवन जो आपके एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सुना है कभी ऐसे एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वाले ऐसे हो जाते हैं, ये अपने बस का नहीं है, इसको छोड़ दो। जैसे यूरेनियम सुना है, थोरियम सुना है, कुछ सुने हैं ना ऐसे ऐसे एलिमेंट्स? नहीं सुने, कभी नहीं सुना है ऐसे। हाँ, एक्टिनोइड्स भी जिनको बोलते हैं, उसके ऊपर लेंथेनोइड्स होते थे। एक्टिनोइड्स, लेंथेनोइड्स, याद है थोड़ा थोड़ा? पीरियोडिक टेबल देखा था, ऐसे जैसे बना होता था डब्बा, इधर से छोटा सा होता था आगे ऐसे, और यहाँ पे 2 लाइंस होती थी। इस वाली लाइन की बात कर रही हूं मैं। इन एलिमेंट्स का भी यूज करा जा रहा है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, पर बॉडी से रिलेटेड जब भी बात आती है तो कौन सा यूज कर रहे हैं? गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। AU ये सिंबल होता है गोल्ड का। सिल्वर का क्या होता है? हाँ, AG। तो सिल्वर और दूसरा AU इज गोल्ड, ये इनके सिंबल्स है। अब ये जो बायोसेंसर बनाया है, पार्किंसन डिजीज को जैसे ही सब्सटेंशिया नाइग्रा डिग्रेड करना शुरू करेगा, डोपामिन का लेवल डिक्रीज करेगा, इनिशियल सिम्टम आ जाते हैं, मूवमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, स्टिफनिंग होगी, कभी कभी थोड़ी थोड़ी शिवरिंग आनी शुरू। ये कमजोरी वाली शिवरिंग नहीं है, अगेन किसी को अगर न्यूट्रिशन की कमी है उसमें भी आ सकती है शिवरिंग, पर यहाँ पे हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है। तो इनिशियल सिम्टम आएंगे, ये बायोसेंसर पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि हो सकता है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है। नंबर 1 जो स्टेप इसमें फॉलो करने के लिए बोला जाता है, दैट इज रिहैबिलिटेशन, यानी कि आपको अपनी बॉडी को दोबारा से क्योर करना पड़ेगा। तो नेचर की प्रेजेंस बोली जाती है उनको कि वॉक पे ले जाए, इनको बाहर ले जाए, नेचर वाले एरिया में ले जाए। कहीं तो दूर की थेरेपीज के लिए भी जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, वहां पे झरने होते हैं, वो थेरेपीज है, नेचुरल थेरेपीज होती है, वहां पे बैठे रहो, पैर रखने होते हैं आपने झरने के नीचे। कईयों की जो एस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी हील हुई है।
हाँ, जाते हैं बहुत सी नेचुरल थेरेपीज करते हैं, पर अब वहां पे हम नेचर को डिग्रेड करने पे लगे हुए हैं, तो वो झरने नहीं बचेंगे तो वो थेरेपीज भी नहीं बचेंगी। चलो एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब होता क्या है पार्किंसन डिजीज में, तो प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले इंपैक्ट करेगा, मूवमेंट इंपैक्ट होगी, कोऑर्डिनेशन खराब होगा, मेंटल फंक्शन, चीजें ऐसे कंफ्यूजिंग लगने लगेंगी। आप पहले किसी से मिलके गए, थोड़ी देर के बाद आप भूल जाओगे कि शायद एल्जाइमर क्या होता है, एल्जाइमर उसमें भूलते कैसे भूलते हैं, गजनी। हाँ ठीक है ठीक है। अभी कौन सी मूवी आई थी अल्जाइमर वाली? हाँ ये आई। ठीक है, सही आ रहा, मैंने भी देखी हुई, मैंने ना आगे आगे करके 20 मिनट में निपटा दी, बेकार। कुछ भी नहीं है उसमें, अल्जाइमर है, उसका साइंटिफिक बेस ही बता देते, कुछ भी नहीं है, जमा ही कुछ नहीं है। चलो चलो सही आ रहा, छोड़ो, इधर वापिस आओ। अब होता क्या है, जो हमारे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड करना शुरू करते हैं, कौन से वाले पार्ट के पास में, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये आपका ब्रेन आ गया, ये हाइंड ब्रेन यानी कि बैक वाली साइड है, ये फ्रंट यानी कि फोर ब्रेन वाला पार्ट है। ये जो ब्लू कलर दिखाया हुआ है दैट इज मिड ब्रेन, कान के पास में होता है। और यहाँ पे देखना कभी टेम्पल सा बना होता है, बिल्कुल साफ होता है ना, बाल नहीं आते कान के, बिल्कुल बैक वाली साइड पे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से नाम पड़ गया हड्डी का टेम्पोरल। अब देखो यहाँ से भी अंग्रेजों ने कॉपी करा, बोला यही है टेम्पल लाइक अपीयरेंस, टेम्पोरल, पर वो बोलते हैं कि मेडिसिन की बुक हमने लिखी थी पहले, इंडिया में नहीं लिखी गई थी। यहाँ से प्रूव होता है कि जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये पहले लिखे गए थे। ठीक है, एनीवेज दिस इज योर मिड ब्रेन, और यहाँ पे छोटी सी टिप आपको दिखाई देगी, दैट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा। यहाँ पे नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स आपकी डिग्रेड करना शुरू करेंगी, डोपामिन का लेवल डिग्रेड होना शुरू होगा, पहले तो नॉर्मल था, अब ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से पहले स्मूथ तरीके से आपकी मूवमेंट हो पा रही थी, अब वो नहीं बचेगा। जितना कम डोपामीन बॉडी के अंदर, उतनी ही मूवमेंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है। आफ्टर ऑल जो हमारा ब्रेन होता है वही तो कोऑर्डिनेशन बना के चला हुआ है। तुम पढ़ने बैठते हो, क्या क्या नहीं बोलता ब्रेन, सुबह उठने की ट्राई करते हो, क्या नहीं बोलता, 5 मिनट थोड़ा सा और सो ले, मजा आएगा। और वो 5 मिनट ही क्यों, पूरी रात सोए, वो भुला देता है कि पूरी रात सोए हुए थे, 6-7 घंटे जितने भी है, 5 मिनट में बड़ा ज्यादा फोकस करता है। तो ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यहीं से याद रखिएगा कि जो जितना डोपामिन कम होगा, मूवमेंट उतनी ही प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी। नाउ सिम्टम कैसे याद रखोगे, तो ट्रैप से याद रख लेना। नंबर 1 इज ट्रेमर, हाथ ऐसे शेक करेंगे, रुकेंगे ही नहीं, उसके बाद तो शेकिंग होती रहेगी कॉन्टिन्यूअसली, और हैंड्स या फिर फिंगर्स वाले पार्ट में ये शुरू होती है। रिजिडिटी हो जाएगी, अब पहले शेक कर रहे थे, अब एकदम से स्टिफनेस आ जाएगी। देन तीसरे पे आता है एक्नेशिया या फिर ब्रेडिकाइनेशिया। अगर यहाँ पे एक और टर्म आती है ब्रेडिकार्डिया, ये जो कार्डिया वर्ड होता है किससे रिलेटेड है, हार्ट से, तो याद रख लेना। ब्रेडी का मतलब साइंस में होता है कोई चीज स्लो डाउन हो रही है, स्पीड किसी चीज की स्लो हो रही है। ब्रेडी कार्डिया, जो हमारी रिदम्स थी हार्ट की, वो स्लो हो जाती है। एंड यहाँ पे लिखा है ब्रेडी काइनेसिया, मतलब जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, मूवमेंट का फोकस किया है। देन पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब अब बैलेंस तो बन नहीं पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, आप ठीक से बैठ नहीं पाओगे, वो वाले इश्यूज भी यहाँ पे आते हैं। तो ट्रैप से याद रखिएगा, ट्रेमर यानी कि पहले शेकिंग नहीं रुकेगी, देन रिजिडिटी, एकदम से स्टिफनेस आएगी, देन एक आइनेशिया या फिर जिसको ब्रेडिक आइनेशिया भी बोलते हैं, इसमें जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ये ब्रेडी शब्द होता ही साइंस में इसी पर्पज से यूज है कि स्लो चीज को रिप्रेजेंट कर सके, साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। तो ब्रेडी मतलब स्लो। एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, पोस्चर खराब हो जाता है। तो ट्रैप इसके सिम्टम आ जाएंगे। अरे हर्षदीप, उसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ये जो आपने बोले ना सेरेब्रम और सेरेबेलम, ये किसके पार्ट्स बोले, ये ब्रेन के अकेले के थोड़ी हैं। फोर ब्रेन के केस में सेरेब्रम आता है, देन हाइंड ब्रेन के केस में सेरेबेलम आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो एक बार दोबारा से देखना उस लेक्चर को, ये नहीं मैंने बताया था कि ये ब्रेन के अकेले यही पार्ट्स है, मैंने देखना वहां पे टेबल बनवाया है आपको प्रॉपर। मिड ब्रेन को तो मैंने बोला ही ऐसे था याद करने के लिए, सब्सटेंशिया वर्ड आया नहीं, आपने समझ लेना है ये मिड ब्रेन की ही बात हुई है। देखा बच्चे कैसे इल्जाम लगा देते हैं, मैम आपने तो ऐसे बताया था, मैंने ऐसे बताया था, देखना पिछला लेक्चर देखोगे, मैंने ऐसे बताया है, पहले ब्रेन लिखा है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा है, फिर मैं फोर ब्रेन पे गई हूँ, इसका साइंटिफिक नेम लिखा है प्रोजेंसिफालोन जो भी होता है, देन मिड ब्रेन पे गई थी, फिर मेजेंसिफालोन लिखा था, फिर हाइंड ब्रेन पे गई थी, फिर मैंने याद भी करवाया था कि सेरेब्रम और सेरेबेलम याद कैसे रखना है कि कौन से वाले ब्रेन का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे सेरेब्रम, ब्रम तो कॉमन वर्ड है, सेरे के अंदर आर आ रहा है तो याद रख लो फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम, सॉरी
ब्रह्म के अंदर आर आ रहा है तो फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम, नाउ सेरे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेन को, पर बेलम के अंदर कोई आर नहीं आ रहा, तो हाइंड ब्रेन से उसको याद किया था। मैंने प्रॉपर चार्ट बना के पढ़ाया है, तुम मत डरो, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने गलत बोला यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तब भी चलेगा। मुझे ये बताओ प्रोटीन क्यों कंज्यूम करनी होती है बॉडी के अंदर? एटीपी आ गया, ठीक है, और मसल बिल्डिंग, तो एक चीज रिलेटेड है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट इज अमीनो एसिड। तो जितने भी लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं उनके हाथ में आपने एक डब्बा देखा होगा जिसको बोलते हैं तो प्रोटीन का डब्बा है, पर उसकी बैक साइड पे देखोगे तो क्या लिखे होते हैं? अमीनो एसिड्स लिखे होते हैं कि ये वाले बूस्ट करते हैं। कईयों ने आजकल धांधलेबाजी भी शुरू कर दी है, अमीनो एसिड की स्पाइक्स आपने सुनी होंगी, एकदम से आपको ताकत आएगी, बाद में देखोगे चीनी का लेवल ही बहुत ज्यादा था। चलो उसके कंपोनेंट को छोड़ देते हैं, पर आपने क्या देखा, प्रोटीन के अंदर होता है अमीनो एसिड, और हमारी बॉडी को प्रोटीन को तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत से एंजाइम यूज होते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है, आपको अगर डायरेक्टली ही अमीनो एसिड प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्रोटीन तोड़नी नहीं पड़ी, मतलब वो जो बॉडी का ज्यादा जोर लग रहा था वो तोड़ना नहीं पड़ा। तो वैसे सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर एक नेचुरल अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं सिन अल्सिन प्रोटीन। सिन अल्सिन प्रोटीन, प्रोटीन लिख दिया है पर इट इज अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन की ऑलरेडी टूटी हुई फॉर्म है, ये भी डिग्रेड करना शुरू कर देता है। आपने एक चीज पढ़ी थी एक दिन कि जब प्रोटीन फोल्ड करती है तो क्या होता है? डिजीज होती है ना कोई। फिर आपने देखा था, हाँ जी, तो उसमें आपने क्या देखा था, जब भी किसी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो कोई अननोन डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर ये वाला जो अमीनो एसिड है उस फोल्डिंग से प्रोटीन्स को बचा रहा था कि यहाँ पे प्रोटीन की कॉइलिंग ना हो। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर था, अब इसका ये बनना शुरू हो जाएगा, मतलब फोल्डिंग हो रही है, ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो इसको रोक रहा था, पर ये चीज डिग्रेड करेगा तो अगेन प्रोटीन यहाँ पे फोल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैप वाले सिम्टम्स आपने पढ़े और ज्यादा सवेयर हो जाते हैं। तो ये सिन अल्सिन ये किससे रिलेटेड है? पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड है, और बाकी ब्रेन सेल्स को ये डैमेज करना शुरू कर देता है, तो वही सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखा है। नाउ ये बायोसेंसर जो होगा इसको अगेन एम्बुलेंसेस में भी यूज करा जा सकता है, जब भी कोई इंस्टेंट केस आता है तो उस केस में यूज किया जा सकता है, या फिर डिस्पेंसरीज हैं वहां पे भी इसको अवेलेबल करवाया जा सकता है। तो आपने वल्नरेबल एरियाज को भी यहाँ पे कवर अप कर लिया, और बाकी सस्ता पड़ेगा इफ कंपेयर टू जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं एमआरआई एंड सिटी स्कैन्स, उससे सस्ता पड़ेगा। कॉजेज एंड प्रेवलेंस ये आ गया जी। जेनेटिक फैक्टर नंबर 1 रीजन जो कि लीड कर सकता है पार्किंसन डिजीज को। नंबर 2 फैक्टर आ जाएगा आपका एनवायरमेंटल, ये आ गया पेस्टिसाइड, और यहाँ पे आ गया पोल्यूशन, तो ये सारे भी और ज्यादा पार्किंसन डिजीज को लीड कर रहे हैं। अराउंड 8.5 मिलियन पीपल 2019 में अफेक्ट हुए थे, और इसमें से इंडिया जो है 10% केसेस लेके बैठा हुआ है, यानी कि 8.5 में से लगभग 0.58 मिलियन केसेस पार्किंसन डिजीज के आपको इंडिया में मिले। अब देखो डेमोग्राफी भी तो ज्यादा है, फर्स्ट रैंक पे है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है चंक बीमारियों के अंदर भी ज्यादा रहेगा। बाय 2050 आइडिया लगाया गया है कि ये केसेस और ज्यादा राइज करेंगे, और इंडिया के अंदर ही आपको 2.8 मिलियन केसेस तक पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड मिलेंगे। चलो, और ग्लोबली देखोगे तो 25.2 मिलियन केसेस आएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, तो कोई ऐसा सच क्योर एग्जिस्ट नहीं करता, पर कुछ मेडिकेशन है जैसे लीवोडोपा है, कार्बिडोपा है, ये प्रोवाइड करी जाती है। एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी भी करी जाती है, बाकी रिहेबिलिटेशन एक ऑप्शन बचती है। एंड नेशनल पार्किंसन नेटवर्क भी बनाया गया था 2024 में, जिसमें मेन फोकस करा था मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऊपर, मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स इन्होंने रेस करी थी, तो ये पार्किंसन डिजीज स्पेसिफिक था। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, जैसे स्लोनेस हो जाती है, स्पीच चेंज होगी, अगेन स्पीच के लिए भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, आप बोल रहे हो साथ में दिमाग भी यूज होगा, तो स्पीच में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, वो भी खराब होता है, ट्रेमर्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन आपके डैमेज कर जाते हैं, ये जो फुलावट सी नहीं आती पेट में या फिर गैस निकलती है, तो गैस्ट्रिक और जो ब्लोटिंग होती है बॉडी के अंदर उसकी बात करी गई है। दर्द भी होती है साथ में, तो मल्टीपल सिम्टम्स। और ये वाला, हाँ जी, देख लो देख लो देख लो। और इसके अलावा लॉस ऑफ स्मेल, अब मिड ब्रेन के ही पास में आपका एक तो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ऑडिटरी नाम से पता लग रहा है किस चीज के लिए होंगी, सुनने के लिए, जो वाइब्रेशन बाहर से आई उसको प्रोसेस करके बताती हैं कि क्या वर्ड्स बाहर से बोलेंगे। एंड दूसरी आती है आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जो नाक के पास में होगी, ये भी मिड ब्रेन से होते हुए जाती है, तो जब भी ऑल्फैक्टरी वर्ड आता है याद रखना ये स्मेल से रिलेटेड बात हुई है, तो ये भी डैमेज कर जाती है, तो जो स्मेल की सेंस होती है वो भी डिग्रेड करनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा गस्टेटरी नर्व या गस्टेटरी रिसेप्टर, ये किस चीज से रिलेटेड है? हाँ, ये टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट रिसेप्टर्स।